नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 5 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल टॉप्स स्कीम के बारे में है, जिसको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी कहा जाता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आई है कि खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा इसको जूनियर एथलीट के लिए लॉन्च कर दिया गया है। पहले क्या था, पहले इसमें सीनियर एथलीट्स को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी इस स्कीम का अब विस्तार कर दिया गया है और इसमें अब जूनियर एथलीट को भी शामिल किया जाएगा। अगर बात की जाए इस स्कीम के एम की, यानी उद्देश्य की, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इस स्कीम का जो उद्देश्य है, जो ओलंपिक्स होते हैं उनमें भारत को शीर्ष 10 पदकधारी देशों में पहुंचाना। मतलब कि जो टॉप 10 की लिस्ट होती है ओलंपिक में मेडल्स प्राप्त करने वाले देशों की, उनमें भारत को शामिल करना, यह इस स्कीम का उद्देश्य है। और इसको टारगेट किया गया है 2028 के जो ओलंपिक्स हैं उस ओलंपिक तक को टारगेट किया गया है। अगर बात की जाए 2024 के ओलंपिक की, तो 2024 के ओलंपिक पेरिस में आयोजित होंगे और 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे वो आयोजित होंगे लॉस एंजलिस में। इस दोनों ओलंपिक्स में भारत के जो युवा एवं खेल मंत्रालय है उसने टॉप्स के जरिए कुछ ऐसे एथलीट्स को सिलेक्ट करेगा जो कि ओलंपिक में मेडल जीतने के काबिल होंगे, या हम कह सकते हैं कि ऐसे एथलीट्स की पहचान की जाएगी जो कि ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस स्कीम की, तो इस स्कीम को लागू किया गया था जुलाई 2014 में। ठीक है, कब लागू किया गया था? जुलाई 2014 में इसको लागू किया गया था। और अगर बात की जाए इसका मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय है खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय। हमने बात की थी इस स्कीम के तहत एक ऐसे सेल की स्थापना की गई है जो कि एथलीटों की सहायता के लिए समर्पित होता है, यानी मिशन ओलंपिक सेल नामक एक निकाय गठित किया गया है, एक इंस्टीट्यूशन गठित किया गया है जो कि चुने गए एथलीट्स की मदद करता है। जो भी इस स्कीम के तहत एथलीट्स चुने जाएंगे उनके लिए बेटर कोच प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से की जाएगी, जिससे कि वो ओलंपिक्स में मेडल जीत सकें। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगर टॉप से संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति ने धम्म चक्र दिवस 2020 का उद्घाटन किया है। इसके बारे में धम्म चक्र दिवस जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि 4 जुलाई को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 4 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 4 जुलाई को, आषाढ़ पूर्णिमा को। देखो, धम्म चक्र दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन की याद में। धम्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ था वह घटना है जो बुद्ध के द्वारा प्रथम बार शिक्षा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? सारनाथ में। देखो, गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद जो प्रथम शिक्षा थी वो दी थी सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। और अपने 5 शिष्यों को इन्होंने शिक्षा दी थी यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसे आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है, श्रीलंका में इसे असाला पोआ कहा जाता है और थाईलैंड में इसे असना बूचा कहा जाता है। देखो, एग्जाम में यहाँ से फैक्ट बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग में भारत आषाढ़ पूर्णिमा, मतलब कि जो जुलाई का पहला पूर्णिमा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो भारत के आगे दिया जा सकता है आषाढ़ पूर्णिमा, उसके बाद श्रीलंका के आगे असाला पोआ और थाईलैंड के आगे असना बूचा, या असना बूचा और असाला पोआ क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर जो आषाढ़ पूर्णिमा है वो बौद्ध धर्म का दूसरा प्रमुख पवित्र दिन है। इससे पहला जो प्रमुख पवित्र दिन है वो कौन सा माना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन माना जाता है, जिसको बैसाख भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस क्या है? बुद्ध पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस ये है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण, यानी उनका शरीर जो है वो इस संसार को त्याग दिया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए आगे, एक मिनट, अगर बात की जाए जो हमने अभी डिस्कस किया कि 5 शिष्यों को इन्होंने उपदेश दिया था पहला अपना। ठीक, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है और 8
अष्टांगिक मार्ग की बात की गई। यहाँ पर 4 आर्य सत्य जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला तो क्या है, पहला है ट्रुथ ऑफ सफरिंग, मतलब कि दुख का कारण। दूसरा है ट्रुथ ऑफ सफरिंग का मतलब है कि संसार में दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। अगर बात की जाए तीसरे आर्य सत्य की तो इसमें है दुख का निवारण है। और चौथा जो है दुख का निवारण कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट एक्शन, मतलब कि अगर आप राइट एक्शन लेते हैं तो आप दुख का निवारण कर सकते हैं। और अगर बात की जाए अष्टांगिक मार्ग की तो अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल्दी से हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टिकोण, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका और छठा है सम्यक प्रयास, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद होने चाहिए, सिंपल से फैक्ट्स हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो NLC और कोल इंडिया ने अभी मिलकर सोलर और थर्मल पावर के लिए एक ज्वाइंट वेंचर की स्थापना की है। देखो कंटेस्ट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NLC और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में हमें जानना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो NLC जो है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, यह एक नवरत्न कंपनी है भारत की, और कोल इंडिया लिमिटेड यह एक महारत्न कंपनी है। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही बन जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि रिसेंटली किन 2 कंपनी के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया गया है सोलर और थर्मल पावर के लिए। तो NLC यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिलकर ये वेंचर स्थापित किया गया है, जिसमें दोनों की इक्विटी जो होगी या साझेदारी जो होगी वो 50-50% की होगी। और अगर बात की जाए इनके द्वारा 5000 मेगावाट की परियोजना है जो सौर और थर्मल पावर संपत्ति का निर्माण करेगी, निर्माण मतलब कि प्रोडक्शन करेगी। और इसकी जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी वो कोयला मंत्रालय के तहत काम करेगी, यानी कोल मिनिस्ट्री के तहत वह काम करेगी। अगर बात की जाए यहाँ पर इस आर्टिकल में एक शब्द आया है नेट जीरो एनर्जी कंपनी, तो इसके बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नेट जीरो एनर्जी कंपनी से संबंधित कोई भी फैक्ट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें नेट जीरो कंपनी या नेट जीरो एनर्जी कंपनी क्या है, ऐसी कंपनी जो अपनी ऊर्जा की नीड को हरित ऊर्जा के द्वारा प्राप्त करती हैं, उनको नेट जीरो एनर्जी कंपनी कहा जाता है। अभी कोयला मंत्रालय के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को एक नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनने का काम सौंपा गया है, मतलब कि अपने आप को कोल इंडिया लिमिटेड जो है नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनाएगी। इसकी अनाउंसमेंट की गई है कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं आगे NLC और CIL के बारे में दिया हुआ है, बेसिक सी बातें जो NLC और CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में है, जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1956 में, और इसका जो मुख्यालय है वो नेवेली में है। नेवेली कहाँ है, नेवेली एक शहर है तमिलनाडु का, मतलब कि तमिलनाडु के नेवेली में है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। यह एक नवरत्न कंपनी है और भारत सरकार की ये 100% इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है। अगर बात की जाए कोल इंडिया लिमिटेड की, तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1975 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर्स और इनकी जो स्थापना है वो फैक्ट्स के रूप में आपको थोड़ा सा मतलब देख लेना है, जिससे अगर एग्ज़ाम में कोई भी इनसे संबंधित फैक्ट्स पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। आज कम ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आज संडे था। कल की डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सिविल सर्विसेज से संबंधित करंट अफेयर्स को रोज़ाना हिंदी में अपडेट कर सकें और उससे आप आसानी से अपने नोट्स को बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।